फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं 12 जनवरी 2022 में जो आपका ऑनलाइन पेपर सीटेट का हुआ था पेपर 2 का सीडीपी। फ्रेंड्स, सीडीपी मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि सीडीपी फ्रेंड्स पीवाईक्यू से ही आ रहे हैं। अगर आप पीवाईक्यू करके जा रहे हैं तो सीडीपी आप 30 में 30 लेकर आ सकते हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल श्योर सारे स्टूडेंट का यही रिव्यू है कि पीवाईक्यू आप कर लो, कोई भी पेपर के लिए आप पीवाईक्यू कीजिए। केवल ईवीएस में 4-5 क्वेश्चन नए आ रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 दिन से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इधर फ्रेंड्स, इसमें अगर देखा जाए तो ईवीएस भी ठीक ठाक आ रहे हैं, बस 1-2 न्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी सब मतलब कि अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पेपर 1 के लिए हमने वीडियो डाला है पीवाईक्यू का, आपका ईवीएस हो या मैथ्स हो या सीडीपी, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और एक ही प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों वीडियो मिलेगा। पहले हमने पेपर 1 का बहुत सारा वीडियो डाला है, उसको आप देख लीजिए। अगर अभी आपके पास वक्त है एग्ज़ाम में तो आप पीवाईक्यू ज़रूर देख कर जाइए। फ्रेंड्स, कुछ पीवाईक्यू अगर आप 10-12 पीवाईक्यू भी देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितनी हमारी प्रिपरेशन है और कहाँ से हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन नहीं बन पा रहे हैं। फ्रेंड्स, पेपर 2 अभी हम करवा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया कि पेपर 2 आप करवाओ। देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट करते हैं कि आप ये करवाओ वो करवाओ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल पर आपको सीडीपी, साइंस और मैथ्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, बेसिकली साइंस मैथ्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लैंग्वेज मैं नहीं प्रोवाइड करती हूँ, या हिंदी हो या इंग्लिश, मैं साइंस मैथ्स बेसिकली, बट सीडीपी मैं इसलिए करवा देती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स सीडीपी पीवाईक्यू से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जो पैराग्राफ है फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश का, उसको आप सेल्फ कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जो पैराग्राफ आपको बताया जाएगा ज़रूरी नहीं है कि वहीं आएगा। पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करना होगा। 2, 4, 5, 10 प्रीवियस ईयर का आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो आएगा वो अलग अलग पैराग्राफ रहेगा, सेम नहीं रहेगा। लेकिन बाकी हम बात करें सीडीपी वगैरह का जो भी, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड है ना, कि यहाँ से पूछेंगी। अगर कोई भी प्रीवियस ईयर का एक पेपर भी आप करके जाते हो तो 5 से 10 क्वेश्चन तो हूबहू वहाँ से आ जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं चाहूँगी कि आप पीवाईक्यू ज़रूर करके जाओ अच्छे स्कोर करने के लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का ये हमारा सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर थोड़ी सी भी आपको लगती है कि हेल्पफुल हो रही है वीडियो आपके लिए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बाल विकास में से डैश तक होने वाली वृद्धि एवं बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो ये कब से, जन्म से माध्यमिक बाल्यावस्था तक ही अध्ययन किया जाता है? तो ऐसा नहीं, जन्म से किशोरावस्था तक, गर्भधारण से माध्यमिक बाल्यावस्था, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है गर्भाधारण से किशोरा अवस्था तक। जो हम लोग स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, वो गर्भाधारण से लेकर के बच्चे जो 280 दिन मतलब कि गर्भ में रहते हैं, वहाँ से लेकर के किशोरा अवस्था तक का हम लोग स्टडी करते हैं, उनके वृद्धि का स्टडी हम लोग करते हैं। बाकी आगे भी विकास चलते रहता है, जीवन प्रयत्न चलता है, लेकिन हम लोग स्टडी यहीं तक करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है। बच्चों के विकास के मार्ग एवं प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। बिल्कुल ये बात सही है, हम सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। पहले से हम नहीं, बिल्कुल सटीक अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि विकास यहाँ तक जाएगा या उसका प्रगति कहाँ तक जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये बात देखिए सही है। दूसरा क्या है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। ये भी बात सही है, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर हम किसी अदर उसको पर्यावरण में रखते हैं, यानी कि उसको सोशलाइजेशन यानी होता है ना कि एक आसपास का एक वातावरण उसको मिल जाता है, अलग कल्चर में रहता है, अलग सोसाइटी में रहता है, तो उसका भी फर्क उसके ऊपर पड़ता है, उसका भी प्रभाव उसके विकास के ऊपर पड़ता है, तो उससे भी उसका मार्ग में बदलाव हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी सही है और पहला का ये व्याख्या भी कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, समाजीकरण के बारे में आप क्या बता सकते हैं? यहाँ पर है समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। क्या ये बात सही है? जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि प्रत्यक्ष भी होती है और अप्रत्यक्ष भी होती है। केवल रीति रिवाजों को पारित करने की सरल प्रक्रिया समाजीकरण नहीं है। व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया तो नहीं है। औपचारिक प्रक्रिया जो केवल परिवार द्वारा नहीं, परिवार द्वारा केवल नहीं, स्कूल के द्वारा भी समाजीकरण होता है और मीडिया वगैरह
बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बच्चे के समाजीकरण में अपना अहम भूमिका निभाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इसमें आप देख सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थी के लिए शिक्षक को पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले हमें चारों ऑप्शन को पढ़ना है और जो ऑप्शन सही होगा वो हमें लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अमूर्त समस्याएं प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, ये गलत हो गया। अमूर्त समस्याएं क्यों नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए? क्योंकि बच्चे जो है वो किस चरण में है? अमूर्त संक्रियात्मक चरण में है, तो उनके लिए अमूर्त समस्याएं प्रस्तुत किया जा सकता है, बट यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं हो गया। समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया कराना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे क्या है? फॉर्मल स्टेज में है। तीनों ऑप्शन 1, 2 एंड 4 आपका सही होगा, जो कि आप देख सकते हैं 1, 2, 4 फोर्थ ऑप्शन में है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन, यानी इसको इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं, क्या है? एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, ठीक है। किसकी पूरक प्रक्रिया है? देखिए ये अनुकूलन की है, ठीक है। ये अनुकूलन की पूरक प्रक्रिया है, यानी कि आपका एडॉप्टेशन की एडॉप्टेशन को हिंदी में अनुकूलन बोलते हैं, इसकी ये पूरक प्रक्रिया है। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को जबकि लेव वाइगोत्स्की डैश को महत्व देते हैं। देखिए जीन पियाजे किसको देते हैं? मैच्योरिटी को देते हैं, कि जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होते जाता है वैसे वैसे सीखते जाता है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है, तो देखिए निगेटिव तो आपको ये सब तो सही है। निर्देशित आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम, दोहराव में स्मरण करना, जो कि निगेटिव टाइप वर्ड है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवाद नैतिकता को डैश पर जोर देती है जो नकारते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, पुरुष को न्याय की नैतिकता की बात की जाती है और महिलाओं को देखभाल की नैतिकता की बात की जाती है, जिस पर वो जोर नहीं देती हैं, नकारते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर है हार्वर्ड गार्डनर। अब यहाँ पर तो पहले ही ऑप्शन में आपको मिल गया, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था, जो सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? संकल्पनात्मक सोच पर, संकल्पनात्मक सोच पर, समझ पर बल देना चाहिए। गैर संदर्भित नहीं होगा, संदर्भित रहता तो सही रहता, रट कर नहीं होगा। देखिए परीक्षाओं के लिए नहीं होगा, तो तीनों ऑप्शन निगेटिव है, फर्स्ट आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार का होता है? अब यहाँ पर देखिए, बाल केंद्रित मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश नहीं, ये गलत हो जाएगा। बच्चे को निर्देश नहीं देना है। पाठ्य पुस्तकों से, अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, विभिन्न स्रोतों का अन्वेषण करके, पॉजिटिव आंसर ये आपका है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें देखिए बच्चों के जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब कि यहाँ पर बच्चों के जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि ये बात तो सही है, शैशवावस्था से ही संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। बचपन में अलगाव एवं वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर हम अलगाव या उसको वंचित करके रखते हैं तो सामाजिक अनुभव कम कर पाएंगे बच्चे में, इसकी क्षति हो सकती है सामाजिक अनुभव का। तो ये बात भी सही है, लेकिन देखिए ये दूसरा जो स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट से कहीं रिलेटेड नहीं है, है ना, उसकी वो व्याख्या नहीं कर रहा है। तो दोनों बात सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे अभिभावकों को अपने बच्चे की पहचान कर उसे सही ढंग से नामांकित कर पाए। देखिए नामांकित करना निगेटिव हो गया। अभिभावकों को क्यों मूल्यांकन का विवरण देना चाहिए? बच्चों के मूल्यांकन का विवरण अभिभावकों को इसलिए देना चाहिए कि अभिभावकों को अपने बच्चों के सीखने के बारे में समझ बन सके। बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है। अभिभावक जान पाए कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता, ये तो निगेटिव हो गया। अभिभावक अपने बच्चे की तुलना कक्षा के बाकी बच्चों से कर पाए, तुलना करना भी निगेटिव हो गया। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो घर पर ट्यूशन लें। बिल्कुल गलत है। उन्हें स्मरण आधारित बहुशारे कार्य पत्रिका दे, तो ये क्या बात सही है? बिल्कुल नहीं है। स्कूल में आने में उनकी रुचि कम ना हो, बिल्कुल इस पर काम करना चाहिए कि स्कूल में आने में उनकी रुचि कम नहीं हो। ठीक है, गैर संदर्भी पाठ्यक्रम निगेटिव आपका हो गया, तो ये नहीं होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15, उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। आज आप जो पुस्तक पढ़े हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है? ये क्वेश्चन क्या मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है? मतलब आपको प्रश्न यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार का जो प्रश्न है ये मतलब कि मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करेगा। पुरातत्व को परिभाषित करना वगैरह ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते हैं, एक लाइन में, इससे भी कुछ नहीं होगा। और ये देखिए हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई थी, ये भी एक लाइन का है। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है कि आप जो पुस्तक पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है, तो यहाँ पर मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करना ज़्यादा बेटर होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखिए यहाँ पर क्या है, समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाधन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया गया है? विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना, क्या मतलब ये किया गया है। उसके बाद देखिए सभी के लिए 1 रुपये, यहाँ पर निगेटिव हो गया। सभी के लिए 1 रुपये और मानकीकृत पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना, ये गलत हो गया, ये तो सही है। पुस्तकें अन्य अधिक सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध कराना चाहिए। संसूचना हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पी पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड केवल आपका नहीं होगा, और देखिए सेकंड किस में नहीं है, वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़िए। धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब कि जिस धर्म के जो बच्चे हो कम उनकी संख्या है, तो ऐसे बच्चों को शामिल करने के लिए क्या करना चाहिए? सभी धर्मों में समानता की बजाय अंतर बताना चाहिए, गलत हो गया। विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, बिल्कुल ये सही बात है। विशेष धर्मों में विश्वासों और प्रथाओं के बारे में पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना, गलत बात हो गया। विशेष धर्मों से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत नहीं करना है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? डिस्ग्राफिया पढ़ने से रिलेटेड होता है, पढ़ाने लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो पढ़ने में डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया है, तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया, ग्राफ जहाँ पर वर्ड आ जाएगा लिखने से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। और कैलकुलिया जो होता है वो गणना से होता है। डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने से रिलेटेड आपका होता है। ठीक है, ऑटिज्म जो होता है उसमें बच्चा मतलब कि उतना शांत टाइप से रहता है अपने अंदर ही, और उसमें कम्युनिकेशन करने में उसको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिखना फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डिस्ग्राफिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। आगे क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा? यानी जिन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर उनका हम समावेशन करना चाहते हैं, उनको भी अपने क्लास के अंदर इंक्लूड करके पढ़ाना चाहते हैं और उनको भी सक्सेस बनाना चाहते हैं, सफल समावेशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? छोटी मुद्रा और चित्रों वाली पुस्तक, ये तो गलत हो गया। बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, छोटी छोटी जो लिखाई वाली चीज़ें हम पुस्तकें लेकर आएंगे तो उनको
प्रॉब्लम होगी। शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग, अब वो देख भी नहीं पा रहे हैं, ऊपर से हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। सांकेतिक भाषा का प्रयोग वहाँ क्या कर सकते हैं, जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है उनके सामने, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, स्पर्शीय और उभरी सामग्री का उपयोग, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है तो स्पर्श करके उभरी हुई चीज़ें रहेगा तो उससे वो स्पर्श करके पढ़ सकते हैं। बोर्ड पर लिखित निर्देश से वो नहीं पढ़ पाएंगे। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है। देखिए बचना चाहिए यहाँ पर पूछा गया, तो निगेटिव आपको ढूंढना है। देखिए अभिसरण सोच, अभिसरण जो होता है और एक होता है अपसरण। तो अपसरण जो होता है ऑल डायरेक्शन में ऐसे सोचना है, एक पॉइंट से ऑल डायरेक्शन में, मतलब कि एक क्वेश्चन को अलग अलग दृष्टि से सोचना है, कोई भी समस्याओं का हल अलग अलग दृष्टि से सोच करके निकालना, ठीक है। और एक होता है कि एक ही बस हम नियम पर अटके हुए हैं, तो अभिसारी हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि इससे बचना चाहिए। जिज्ञासा, सीखने में जिज्ञासा, ये तो सही है। विचारों की मौलिकता, ये भी सही है। और समस्या समाधान कौशल, ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट इसलिए होगा क्योंकि इससे बचना चाहिए। अभिसारी है, अभिसारी है, अपसारी रहता, अपसारी, तो ये पॉजिटिव आपका होता है, लेकिन अभिसारी आपका निगेटिव होता है। और बचना चाहिए पूछा गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। 21 में देखिए क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। दीर्घकालीन बनाने मतलब ज़्यादा टाइम तक उसके माइंड में वो ज्ञान रहे, और गहरा। अभी सीखे गए संप्रदायों के विस्तरण और चर्चा करने से मना करेंगे तो फिर वो गहरा कैसे होगा और दीर्घकालीन कैसे बनेगा, ये गलत हो गया। विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देना, अवसर देना ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये आपका सही हो जाएगा। विषय वस्तु को समझने की बजाय रटवाने पर ध्यान देना गलत हो गया। केवल मौखिक रूप से ही जानकारी और निर्देश प्रस्तुत करना, ये भी गलत हो गया। क्योंकि देखिए फ्रेंड, चारों ऑप्शन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि कौन इसमें पॉजिटिव आंसर है, ठीक है, कौन पॉजिटिव स्टेटमेंट है। 22 में क्या है, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो अच्छी बात है, सही बात है, प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। दूसरा क्या है, विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हो। ये बात गलत है। हम ये नहीं बोलेंगे कि तुमको अगर सही पता होगा तभी उत्तर देना, वरना गलत नहीं देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि बच्चे को सही आंसर पता हो या गलत आंसर पता हो, उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सही पता है, बच्चों को क्या पता है कि हम जो जान रहे हैं वो सही है या गलत है ना। तो आप मतलब कि बताओगे ना कि हाँ, मतलब कि इसको ऐसे सुधार करना है, या आप जो बता रहे हो उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। जो भी बच्चे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो ये बात गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत, एंड थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23 में देखिए क्या है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच क्या उत्पन्न करती हो, जिज्ञासा उत्पन्न करती हो। बाकी देखिए निगेटिव है और एक ही पॉजिटिव है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कैसे करना है। देखिए इसमें प्रोसेस है ना, कैसे करना है, प्रक्रियात्मक ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। 25 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। देखिए नहीं देने की बात की गई है, ठीक है। अन्वेषण, खोज, ये तो सही है। बातचीत, अंतःक्रिया भी सही है। अधिसंज्ञान भी, निष्क्रिय अवलोकन ये नहीं देता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 26 में क्या है, हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि हमारी जो अपनी क्षमता है और दिए गए जो कार्य की मांग के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीति की क्षमता का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है, अपनी क्षमता का। तो यहाँ पर अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर फ्रेंड्स राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है वो अपनी ज्ञान के बारे में बात की गई है। मतलब जब अपनी ज्ञान के बारे में आप सोचते हो या अपनी सोच के बारे में सोचते हो तो अधिसंज्ञान होता है। अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन हर शिफ्ट में इस बार भी क्वेश्चन पूछ रहा है, आप जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट 27, एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है। समरूपी समस्या मतलब एक जैसा समस्या को, और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। मतलब होता है ना कि उसी टाइप के क्वेश्चन को देख रहा है, फिर मतलब जो सॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं उसे हेल्प लेकर। तो ये उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है,
अनुरूपक सोच, बिल्कुल अनुरूपक सोच का ये उदाहरण है। कार्यात्मक नहीं होगा, अनुक्रिया नहीं होगा और पश्चगामी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 में क्या है, एक वैज्ञानिक संप्रदाय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कुछ विद्यार्थियों को उस संप्रदाय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब कि कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर के कुछ क्या है मिसकंसेप्शन है, तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दे और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करने दे। तो ये तो बिल्कुल सही है कि भ्रांतियों के बारे में, मिसकंसेप्शन के बारे में बच्चे बात करें और उसके वैज्ञानिक तर्क की खोज का भी वो अवसर उन्हें मिलना चाहिए। उन भ्रांतियों को सिरे से खारिज करना गलत हो जाएगा। इन बच्चों को एक विशेष शिक्षक के पास नहीं भेजने की ज़रूरत है। अभी शिक्षक को उन भ्रांतियों पर प्रतिक्रिया नहीं देना भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी मिसकंसेप्शन बच्चे में होता है तो उसके ऊपर बात करना है, चर्चा करना है, उनको भी मौका देना है तर्क खोजने के लिए, भ्रांतियों को दूर करना है, न कि खारिज करना है, न कि दूसरे टीचर के पास भेजना है, न तो इग्नोर करना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एरर से क्वेश्चन जरूर आता है। संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संवेग यानी इमोशन, कॉग्निशन, संज्ञान कॉग्निशन। किसी भी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है। देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि कोई भी संवेग है तो उससे जो ध्यान है वो क्या कर रहा है कि अपरिवर्तित रहती है। ऐसा नहीं होता है, मतलब कि चेंज होता है, हमारा ध्यान भंग होता है संवेग से। कभी आप देखो इमोशनली फिट रहोगे तो अच्छी बात है, इमोशनली फिट नहीं रहोगे तो आप देखो पढ़ने में भी मन नहीं लगता है ना। संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। संवेग स्मृतियों के कुटलेखन और पुनः प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। बिल्कुल ये सही है। स्मृति सकारात्मक और नकारात्मक संवेगों से जुड़ी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारी जो स्मृति है, ठीक है, जब आपके अंदर एक पॉजिटिव संवेग रहेगा, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहोगे तो कोई भी चीज़ याद करोगे तो मतलब लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। लेकिन आपके माइंड में मतलब कि कोई आपको चीट कर बैठा है, कोई आपको डांट दिया है, आप गुस्से में हो, आप अंदर से नाराज़ हो, आप अंदर से टूटे फील कर रहे हो, उसके बाद आप पढ़ाई करते हो तो वो पढ़ाई ज़्यादा दिन तक आप नहीं याद रख पाते हो। तो ये कह रहा है कि जुड़ी नहीं है, जुड़ी तो होती है ना, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वही आपका राइट है। लास्ट क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है। भविष्य के प्रयास के लिए प्रेरित करने की संभावना की बात यहाँ पर की गई है। मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, ये तो निगेटिव हो गया। बच्चे खुद को माने कि हम बुद्धिमान नहीं है, प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, ये गलत है। इससे उसके भविष्य के प्रयास के लिए प्रेरित वो नहीं हो पाएगा। अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूँ। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूँ और मेरी किस्मत कभी भी दिए गए कार्य में मेरी सफलता का साथ नहीं देगी, ये गलत है। मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है, मतलब अपने को कम आंकना, ये बिल्कुल निगेटिव है। ठीक है, विद्यार्थियों को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है कि अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ, जितनी ज़रूरी है उतनी प्रयास अगर करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य को करने में सक्षम हूँ। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपको करवाया 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, जो कि सीडीपी का था। और ये 12 जनवरी 2022 में आपका जो ऑनलाइन पेपर हुआ था वही पेपर 2 का सीडीपी था। जब आप पेपर 2 का करते हो तो पेपर 1 तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। पेपर 1 में मैथ्स भी बिल्कुल ईजी आ रहे हैं, सीडीपी भी ईजी आ रहे हैं, हिंदी पैराग्राफ भी ईजी आ रहे हैं, इंग्लिश भी ठीक आ रहे हैं, ईवीएस भी अब भी ठीक आने लगे हैं। उधर 4-5 क्वेश्चन नहीं आते थे, अभी इधर 1 से 2 दिन 3 दिन जो पेपर हुआ है उसका रिव्यू आपने देखा होगा, तो एक एक क्वेश्चन न्यू आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि चांद से वो ईद वाला जो फेस्टिवल होता है ना, तो कल पूछा गया था, उससे पहले नीरज चोपड़ा से, जो कि मतलब ऐसा न्यू में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आप सभी लोग जानते हो उस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उसको हम नया भी नहीं बोल सकते, बट जो हम लोगों ने पढ़ा है सिलेबस में उसके लिए नया हो सकता है। ठीक है, तो हम सभी लोग अगर PYQ अच्छे से करके जाते हैं तो 2, 4, 5 नंबर का अगर चिंता छोड़ करके भी हम तैयारी करें, फिर भी फ्रेंड्स PYQ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि 2, 4, 5 मान के चलो कि मैं मान लीजिए कि 5-6 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, फिर भी 145 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं जो हम सिलेबस से पढ़कर जाएंगे तो हम कर सकते हैं। इसमें से 130 भी हम नंबर लेकर आते हैं तो कम नहीं है, अच्छी बात है। अगर आप टारगेट 140 का लेकर चले हैं तो फ्रेंड्स कम मत कीजिएगा, मेरे कहने से 130 आप 140 ही लेकर चलिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा परेशान है, उन लोगों के लिए जो मतलब कि 4-5 नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो घबरा रहे हैं, तो उसे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन 4-5 क्वेश्चन को हम छोड़ के भी अपनी प्रिपरेशन जो भी पहले से हमने करी है बस उसको अभी क्या करना है,
कुछ नया चीज़ मुझे लगता है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पुराने चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। जो भी आपके जो आपने पढ़ा होगा और अभी के बीच में जो भी गैप है उसको थोड़ा सा आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। जो भी आपने स्कोर अपना टारगेट लिया होगा करने का वो आपका स्कोर होगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव माइंड के साथ तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम में जाएंगे और एग्ज़ाम अच्छे से देंगे तो स्कोर भी अच्छा होगा। प्रेशर से अगर हम जाएंगे तो एग्ज़ाम भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें ज़्यादा निगेटिव ना सोचना है, ना निगेटिव वर्ड यूज़ करना है, हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव वर्ड भी यूज़ करना है, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी लोग तब तक तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जो भी आपने अपना लक्ष्य लिया है मार्क्स लाने का, उस स्कोर को पाने के लिए मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।